Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners। तो आज के दिन आ गया है आपका साइंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मिल गया है ना। पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर आपका साइंस का आ गया है, ठीक है, क्लास 8 का। चलिए बच्चों, क्लास 8 वाले को तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा ना, अच्छे से पढ़ाई किया होगा, उसका फुल मार्क्स आना तय है। 40 आउट ऑफ 40 आएगा। चलिए, तो अब आप बताइएगा क्या क्या आप लोगों ने आंसर किया है। सभी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे ना, वो कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने क्या जो भी आंसर किया हो, जिनका इस तरह का क्वेश्चन आया हो, वो आंसर जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को सैम्पल पेपर की तरह मान के आप लोग इसका आंसर करो, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका प्रिपरेशन जो है और अच्छा हो जाएगा। पहले क्या है, इस क्वेश्चन में 5 सेक्शन में है, ठीक है। 5 सेक्शन है, यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, है ना। सेक्शन ए में क्या है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन से पूरे, ये थोड़े से बड़े हैं, मतलब इनसे थोड़ा बड़ा आंसर देना होगा। और लास्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब आप इसमें आंसर करिए जल्दी जल्दी, फटाफट, सबको मज़ा आने वाला है ना। टाइम जो है 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स के आपका अगर प्रिपरेशन होगा ना, तो आप 1 आवर में इसको करके बैठ जाओगे आराम से, है ना। तो जल्दी बताइएगा। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। मरकरी, सोडियम, ब्रोमीन, गोल्ड, बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, इसका आंसर होगा मरकरी। ओके, जो भी देख रहे हैं सब कमेंट करते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन 2 क्या है, द मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट करने को कहा था, ठीक है। वही क्वेश्चन आया है, क्या होगा इसका, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड की जर्मिनेशन के लिए उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके लिए मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। सफिशिएंट मॉइस्चर, लाइट, फेवरेबल टेम्परेचर या फर्टिलाइजर। सीड जर्मिनेशन के लिए आपका टेम्परेचर होना चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर भी सफिशिएंट होना चाहिए। ज़्यादा पानी दे देने से क्या हो रहा था, पौधा नहीं ग्रो हो रहा था, सीड विल नॉट जर्मिनेट। लाइट भी हम लोग को चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। फर्टिलाइज़र क्या है, क्रॉप जब बड़े हो जाते हैं ना, तब जब उनमें मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। जब आपका जो अभी एसिडिक और बेसिक मीडियम हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रही थी मैं, तो उसमें क्या था, सॉइल जो है एसिडिक या फिर बेसिक हो जा रहा था, तो बेसिक होने पर फर्टिलाइज़र वगैरह हम लोग डाल रहे थे, है ना। तो क्या होगा, फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ा से बड़े हो जाते हैं ना प्लांट, तब इसका ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपका होगा नॉट अ रिक्वायरमेंट, ये जो है आपका रिक्वायरमेंट फर्टिलाइज़र्स का नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वे टू रिड्यूस फूड माइल्स। कैसे करेंगे, ईटिंग ओनली इम्पोर्टेड फूड, जितने भी इम्पोर्ट हो रहे हैं फूड उसी को खाने से होगा। बाइंग फूड दैट इज़ इन सीजन एंड लोकली प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब वो सीज़न का फूड हो और लोकली वो प्रोड्यूस किया जा रहा हो, तो उस फूड को हम लोग ख़रीदेंगे तो होगा। या फिर बाइंग फूड फ्रॉम फारदरेस्ट वे अवे प्लेसेस, मतलब बहुत दूर से अगर हम लोग मंगा रहे हैं, वही वाला चीज़ को खरीदेंगे तब होगा। या फिर इम्पोर्टेड फूड को खाएंगे तब होगा, या फिर प्रोसेस फूड को खाएंगे तब होगा। तो इसमें क्या आंसर होगा, जो लोकली ग्रोन फूड हैं उनको हम लोग प्रेफर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो सीजनल फूड जो लोकली ग्रो किए जा रहे हैं वहाँ आसपास में हम लोगों के, उसको हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, इससे हम लोग फूड माइल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आगे की क्वेश्चन क्या है, विच मिनरल डेफिशिएंसी कैन लीड टू गॉइटर।
ग्वाइटर किससे हो रहा था भाई? हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में ग्वाइटर हो रहा था ना लोगों को। क्यों हो रहा था? आयोडीन के कमी से हो रहा था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा होगा ना वीडियो से, उस बच्चे तो सब आंसर करके आएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस कैनॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं? रिवर वाटर, लेक्स, रिवर, सी वाटर। तो सी का वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ठीक है, बाकी सबको हम लोग प्योरीफाई करके पी सकते हैं पानी को। ठीक है, सी वाटर जो है सॉल्टी होता है, इसको हम लोग नहीं पी सकते हैं, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वाटर साइकिल। ये सब देखो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से जुड़े क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर करना है। ठीक है। वाटर साइकिल इज़ क्या है? वाटर साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, किसी पत्ते की सरफेस से उस प्लांट को मतलब वाटर को उस पास आउट जो होता है ना, वो एक वाटर साइकिल का प्रोसेस है। या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड देन बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये मूवमेंट है वाटर का। ठीक है, एटमॉस्फेयर से अर्थ का और फिर से उसको एटमॉस्फेयर में भेजने का। ठीक है। वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, सीट है ना, क्या है पता नहीं चल रहा है, ये स्लीट और स्नो और हेल। ठीक है, ये सब वाटर जो फॉलिंग हो रहा है वो वाटर साइकिल है या फिर और सब कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो वाटर साइकिल में होता क्या है, जितने भी जैसे लीव्स ऑफ द प्लांट से वाटर जो है वो पास आउट होते हैं, ये वाटर साइकिल का प्रोसेस आपका नहीं है। इसका आंसर आपका क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड देन बैक टू द एटमॉस्फेयर। क्या होता है वाटर साइकिल में? जो भी वाटर जो रहता है हमारे अर्थ में, अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है ना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू आता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, इवापोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, और कंडेंसेशन के थ्रू नीचे आता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है अर्थ के सरफेस में जो भी रहता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ में आता है। तो ये आंसर आपका होगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दस अफेक्ट एवापोरेशन? इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करेगा एवापोरेशन में? ठीक है, तो सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बिल्कुल, इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी और डिक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे एवापोरेशन में? ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? एवापोरेशन कम होगा। ठीक है, डिक्रीज़ इन विंड स्पीड होगा, मतलब विंड स्पीड कम होगा तो एवापोरेशन घटेगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या होगा? इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया में क्या होगा? एवापोरेशन बढ़ेगा। और टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर में एवापोरेशन बढ़ेगा। तो आपको क्या लिखना है कि ये सारे फैक्टर्स में क्या लिखना है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो देयर विल बी हाई रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, इंक्रीज़ इन इवापोरेशन रेट ऐसे लिख सकते हो। फिर इसमें भी दोनों में सेम आंसर लिखोगे और इन दोनों में भी सेम आंसर लिखोगे। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी रिजल्ट्स लेस इवापोरेशन। ठीक है, और स्लो रेट इवापोरेशन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर डिक्रीज इन विंड स्पीड, ये भी इट विल स्लो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, और इसमें भी वही लिख सकते हो, इट विल स्लो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड इट विल फास्ट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इट विल फास्ट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ये आंसर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मतलब पूछा जाना चाहिए वैसा नहीं पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है कि कौन से जो है फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। ठीक है,
जितने भी फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। इसमें आपको वही बताना है कौन से बढ़ा रहे हैं कौन से घटा रहे हैं। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब प्लांट। हर्ब्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट, ये तो है, ठीक है। दे मे नॉट हैव एन मेनी ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भी होते हैं, ये भी ठीक ही है। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी जो है दोनों ही करेक्ट है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। हर्ब्स में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं भी होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड, जो आपका प्लांट है, ठीक है, इसका मिडिल में जो वेन गया है, थिक वेन है ना, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है ना, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिड रीब कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो लीफ है ना, लीफ के बीच में जो आ जाता है मेन वाला, मिडिल लीफ में जो वेन जाता है उसको बोलते हैं मिड रीब, ठीक है। और बाकी जो वेन्स के पैटर्न बने रहते हैं उनको बोलते हैं लीफ वेनेशन। चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन आ गई। वाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन हॉट सनी डे। क्यों होते हैं फास्टर? बिकॉज ऑन हॉट सनी डे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर राइजेज, ओके, एंड द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ड्यू टू फास्टर रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। यही आपको आंसर करना है, ड्यू टू फास्टर रेट ऑफ इवापोरेशन। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इवापोरेशन रेट विल इंक्रीज, ओके। नाउ ड्रॉ लीफ शोइंग रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। इसमें आपको लीफ बनाना है, ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन बताना है। ये आपका मान लो कि पैरेलल जा रहा है और ये एक लीफ बनाया मैंने, इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, आपको क्रॉस सेक्शंस दिखाना है, ठीक है, इस टाइप से। इस तरह से बना देना, ठीक है। मेरी ड्राइंग पर मत जाना और इसी तरह से मत बना के आ जाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छे से बनाना, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें चारों में आपको आइडेंटिफाई करना है जो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल को किसको बोलते हैं? जो दोबारा से रिन्यू हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता है कभी, और ये क्या है, ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्टिबल। तो कोल क्या है? ख़त्म होने वाला चीज़ है। सनलाइट कभी नहीं ख़त्म होगा, ये क्या है? रिन्यूएबल। सॉइल क्या है? सॉइल भी कभी नहीं ख़त्म होगा, ये भी रिन्यूएबल है। लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी की अगर बात करें तो वो जो है नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, उसको नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा, वो भी रिन्यूएबल में ही आएगा, लेकिन टाइम टू टाइम उसको टाइम लगता है थोड़ा सा फर्टिलिटी को लाने में। सॉइल और सनलाइट क्या होगा? रिन्यूएबल होगा, और कोल और पेट्रोलियम जो होगा वो नॉन रिन्यूएबल होगा, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल होगा और बाकी ये दोनों रिन्यूएबल होगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अच्छा यहाँ भी 14। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा गया है, डक्टिलिटी का एग्जांपल दे दो, मलिएबिलिटी का एग्जांपल दे दो, ठीक है, दो डिफरेंस बताना है, डक्टिलिटी दे दो। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। ठीक है, मेलिएबल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो आप ठीक से लिख देना, या फिर सोनरस डाल दो, सोनरस, ये चीज़ आप डालो। मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस होते हैं, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ओके। डक्टिलिटी डाल सकते हो, हार्डनेस डाल सकते हो, है ना, फिर दे आर सॉलिड्स इन द रूम टेम्परेचर, ये आप डाल सकते हो, ये दे आर
नॉट ऑलवेज, ये हार्डनेस में डाल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ डाल सकते हो। सॉन्डर्स डाल सकते हो, डक्टिलिटी डाल सकते हो, मेलिएबिलिटी डाल सकते हो, इतने सारे चीज़ थे। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी डाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाल सकते हो। नॉन मेटल में ये सब कुछ भी नहीं शो होता है, तो आप दो डिफरेंसेस कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ what we are advised to include, why we are advised to include fruits, vegetables and other plant based foods in our daily diet? क्यों? Because it gives vitamins, ठीक है, vitamins and minerals, also roughage to our body, ठीक है। ठीक है, रफेज ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बॉडी को, इसलिए हम लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स को हम लोग इंक्लूड करें अपने डेली डाइट में, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विथ विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, है ना, एंड इन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर what? Vitamins and minerals are responsible for protecting our body from the other diseases, okay, and roughage helps in smooth passage of stools, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसमें से हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज कौन से हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ब्रिंजल, सनफ्लावर, लेडी फ्लावर, चिली, गूसबेरी, करी प्लांट, ठीक है। तो इसमें ट्री कौन से हैं, हर्ब्स कौन से हैं, चिली, है ना, इनमें श्रब कौन से हैं, हर्ब्स कौन से हैं, वो आपको बताएं। यस, तो देखिए इसके आंसर मैंने आपको लिख दी है। ब्रिंजल क्या है, श्रब है। सनफ्लावर जो है वो हर्ब है। लेडी फिंगर्स भी हर्ब्स में कंसिडर होते हैं। चिल्ली जो है हर्ब्स में ही कंसिडर होते हैं। चिल्ली भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें कुछ कुछ टाइप्स सर्ब्स के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कॉमनली आप लोग हर्ब्स इसमें लिख सकते हो। गूसबेरी प्लांट जो है वो मतलब आंवला जो होता है ना, आंवला का प्लांट, वो भी जो है वो श्रब होता है। और करी पत्ता का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ट्री होता है, इसको ट्री में कंसिडर किया जाता है। बाकी श्रब में कौन कौन से, गूसबेरी और ब्रिंजल, बाकी और तीनों जो है ये रेस्ट लेफ्ट जो 3 बचे हुए हैं वो हर्ब्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिलेट्स। मिलेट्स में कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हो। और 4 मिलेट्स का आपको नेम लिखना है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, और क्या लिख सकते हो आप लोग, ज्वार, बाजरा, रागी और एक कोदो लिख दो, है ना, कोदो जो मिलेट था वो 4 आप लिख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, उनको आपको जो लिखने का मन है वो लिख सकते हो। प्रोसो करके था ना, वो सब कुछ भी आप डाल सकते हो जो आपको लिखने का मन हो, ठीक है। तो बढ़िए आगे। इसमें क्या है, ABCDEF को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टेबल में ABCDEF है। यहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ है, यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए हैं। आयरन से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो ए आपका क्या हो गया, गॉइटर, ठीक है। इसके सिम्टम्स यहाँ पे बताने हैं आपको। सिम्टम्स क्या है, आपके फ्रंट नेक में स्वॉलन हो जाता है, स्वॉलन इन द फ्रंट नेक, फ्रंट ऑफ द नेक। सी इसमें क्या, स्कर्वी हो रहा है, किसके वजह से, सी क्या है, विटामिन सी, ठीक है। बी आपका क्या हो गया, बी में आपको क्या लिखना है, स्वॉलन इन फ्रंट ऑफ नेक। सी आपका हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। डी आपका क्या होता है, स्कर्वी, क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है आपका, है ना। तो आपका इसमें डी में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स वगैरह आप इसमें लिख सकते हो।
विटामिन डी की कमी से क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, रिकेट्स होता है। ई में क्या लिखोगे आप, रिकेट्स लिखोगे। सिम्टम्स उसका क्या होता है, बेंट बोन्स और सॉफ्ट बोन्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है ABCDEF में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन सनी डे। ये तो वही क्वेश्चन है, ये इसमें रीज़न देना है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा, थोड़ा सा इसमें बड़ा करके लिख देना। ठीक है, वी फील कोल्ड व्हेन सैनिटाइज़र इज़ अप्लाइड टू द स्किन। इसमें क्या होता है बताइए, ये तो मैं आपको बताई थी ना। क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, इट अंडरगोज कंडेंसेशन। ठीक है, वो क्या करता है, इसको हटाओ, इसमें कंडेंसेशन नहीं था, इसमें क्या था आपका सैनिटाइज़र वाला क्वेश्चन में क्या होता था, इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होता था, ठीक है, सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता था वो क्या करता था हमारे हाथ से, ठीक है, इसमें हाथ में सैनिटाइज़र है मान लो, तो ये जो हमारा हाथ है उसमें क्या करता था, जो अल्कोहल प्रेजेंट था वो जल्दी से इवोपोरेट हो जाता था। ठीक है, इवोपोरेट रैपिडली, और ये क्या करता था, इवोपोरेशन की वजह से क्या होता है, इवोपोरेशन काउजेज कूलिंग। ठीक है, तो इवापोरेशन की वजह से वो जो हीट हमारे हाथ में होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता था हमारा स्किन से। ठीक है, तो क्या होता था, इसलिए हमें ठंडक लगता था। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी फील कोल्ड व्हेन सैनिटाइज़र इज़ अप्लाइड टू द स्किन बिकॉज द अल्कोहल प्रेजेंट इन द सैनिटाइज़र contains the alcohol present in the sanitizer, it evaporates easily or rapidly. ठीक है, it evaporates rapidly and absorbing the heat from the skin in this process. ये क्या करता था, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता था। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर करोगे। मैराथन रनर को ग्लूकोज क्यों चाहिए भाई, एनर्जी के लिए चाहिए था। ठीक है, आफ्टर और ड्यूरिंग रेस में वो क्यों पीते थे ग्लूकोज, ताकि उससे एनर्जी मिले। ठीक है, ग्लूकोज क्यों दिया, ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। वो लिखना, कार्बोहाइड्रेट्स आर primary source of energy in our diet and the glucose is an example of a carbohydrate. So glucose provides us instant energy, provides the runner with instant energy. So they drink during and after a race, they drink glucose water during and after a race. ये आप आंसर देना था। ठीक है, अब आपका क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है BC234 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑल्सो डिफाइन कंडेंसेशन। ये तो विजिबल ही नहीं है, इसको इधर किया जाए और इसको इधर किया जाए। ये देखिए, ये जो आपका बना हुआ है ना, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था वही चीज़ है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें आपको डिफ़ाइन करना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, सराउंडिंग में, वो जब लिक्विड बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप वही आंसर करोगे और कंडेंसेशन में आप लोग क्या लिखोगे, व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ओके, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, ठीक है, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वही डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये आपको लिखना है कंडेंसेशन का डेफिनेशन। ठीक है, और आप अपने से भी आप बनाकर भी आंसर लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको कंडेंसेशन का डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ जो है फिल करना है। तो ये वाला जो आपका बुक में था ना, वही वाला टेबल है, मैं आपको शो कर रही हूँ, 1 मिनट, इसको पहले हटाओ। ये देखो, आपको ये वाला चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको वही चीज़ बताना है, 2, 3, 4 जो था और BC, ये चीज़ आपको बताना था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ना, सॉलिड जब मेल्ट होगा तो वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म बने करेगा। तो B क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया। ठीक है,
लिक्विड जब इवापोरेट होगा तो वो क्या होगा, गैस होगा। यहाँ पे लिख दो इवापोरेट, तब ये गैस बनेगा। ये हो गया बी, ये हो गया 2, ये हो गया सी। अब गैस जब कंडेंस होगा तो क्या होगा, तो वो लिक्विड बनाएगा। ये हो गया 4, और जब लिक्विड फ्रीज होगा तो वो क्या बनेगा, सॉलिड। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हटा देते हैं। अब चलिए, हाँ तो यहाँ आ गए, इसको आप लोग कर लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, ड्रॉ वाटर साइकिल एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। जितने जो वाटर साइकिल आपको मैंने फिगर में बनाया था, दिखाया था, शॉर्ट्स में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वाटर साइकिल बना हुआ है, उसमें आपको ट्रांसपीरेशन दिखा देना है। ठीक है, कंडेंसेशन दिखाना है, पर्सिपिटेशन दिखाना है, एवापोरेशन दिखाना है। ऐसे करके आप लोग फिगर बनाओगे और सारे वेरियस जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इस वाटर साइकिल में वो आप बताओगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कर लेना और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना। सभी को ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हो वो अपनी आगे की तैयारी करेंगे दूसरे एग्ज़ाम्स की। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मैच कर लिए होंगे किसका कितना सही हुआ। और आप लोग आंसर बोले थे मैंने देने के लिए, जो भी देख रहे हो कमेंट कर सकते हो आंसर आप लोग। ठीक है, जो भी शॉर्ट आंसर है वो, सारे लॉन्ग लॉन्ग आंसर को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, भूलना नहीं, तुम लोग सब भूल जाते हो।